नीतीश की दिल्ली वाली आस कितनी दूर कितने पास। 24 का सपना नीतीश कैसे बनाएंगे अपना। सभी लोग विपक्ष के लोग एकजुट होंगे। नीतीश को किसका साथ किसका विश्वास। पीएम पद की बाजी, क्या विपक्ष के लिए नीतीश हर ताले की चाबी। कोई ताला ऐसा बना है जिसका चाबी नहीं हो, हर ताले की चाबी है। विपक्ष में दावेदारों की भरमार, क्या नीतीश भी होंगे उम्मीदवार। 24 की 64 पर क्या है नीतीश की बिसार, क्या 24 में मोदी के सामने होंगे नीतीश कुमार। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच चुके हैं। वो पूरे 3 दिन के लिए दिल्ली में डेरा डालने वाले हैं और अब से कुछ देर बाद उनकी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से मुलाकात होने वाली है। यह मुलाकात इसलिए अहम है क्योंकि 2024 के चुनाव के लिए नीतीश कुमार खुद विपक्ष का चेहरा बनने की जुगत में लगे हैं। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि फिलहाल वो दावेदार नहीं, लेकिन उनकी सक्रियता कुछ और कहानी बयां करती है। दिल्ली में उनकी राहुल गांधी से कुछ ही देर के बाद मुलाकात होने वाली है। जो पूरी फहरिस्त है आपको हम बता दें किस तरीके से उनका पूरा कार्यक्रम रहने वाला है और क्यों इसे लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। राहुल गांधी से बस थोड़ी देर में मुलाकात होने वाली है। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, उनसे भी मुलाकात होगी नीतीश कुमार की। इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलेंगे। जेडीएस के नेता एसडी कुमारस्वामी से उनकी मुलाकात होगी। सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी, सीपीआई के महासचिव डी राजा, और यही नहीं, हमें जानकारी यह भी मिली है सीपीआई एमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य से भी नीतीश कुमार की मुलाकात होने वाली है। तो आप समझ सकते हैं कि 24 के चुनाव के लिए नीतीश कुमार ने अपना दांव चल दिया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह कि विपक्ष में नीतीश को किसका साथ और किसका विश्वास। हम करेंगे अपने खास मेहमानों से इस पर चर्चा। हमारे साथ जो तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे मैं आपका परिचय भी करवा दूं। हमारे साथ इस वक्त के शर्मा भारतीय जनता पार्टी से मौजूद हैं। राजीव रंजन भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राष्ट्रीय सचिव जेडीयू। आलोक शर्मा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद हैं। कन्हैया बेलारी साहब हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और प्रदीप सिंह जी भी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले राजीव जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा इस सवाल के साथ। आपसे थोड़ी देर पहले नीतीश कुमार ने यह क्यों कह दिया कि वो पीएम पद के उम्मीदवार नहीं है। नहीं, अभी थोड़ी देर पहले नहीं उन्होंने कहा। ये बयान तो लगातार उनकी ओर से भी आ रहा है और पार्टी ने आधिकारिक तौर पर जो राजनीतिक प्रस्ताव लिया है उससे भी बिल्कुल साफ है कि प्रधानमंत्री पद के दावेदार नीतीश कुमार जी नहीं है। जो पार्टी का आधिकारिक प्रस्ताव है उसके अनुसार नीतीश कुमार जी को पार्टी ने अधिकृत किया देश के तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं से बातचीत करना, उनके साथ एक समन्वय स्थापित करना, और जो पूरे देश के हालात हैं, जिस तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए एक संक्रमण का दौर है, संस्थाओं का भगवाकरण हो रहा है, आईसीएचआर और आईसीसीआर जैसी संस्थाएं भारतीय इतिहास और संस्कृति को पूरी तरह से कहीं न कहीं बदलने की जो फहरिस्त आप गिनवा रहे हैं ना राजीव रंजन जी, ये तब भी हो रहा था जब आप बीजेपी के साथ सरकार में थे बिहार में। अगर आपको यही कहना है कि इतनी बड़ी जो लिस्ट है ये हो रहा था, तो ये तो तब भी हो रहा था। सवाल मेरा जो है मूल मुद्दे पे आप आइए कि आज जो दिल्ली में है नीतीश कुमार, तमाम विपक्ष के नेताओं से मिलजुल रहे हैं। जब उन्हें पीएम बनना ही नहीं, उसकी ख्वाहिश ही नहीं, तो फिर ये क्यों, ये सारी कवायद क्यों। देखिए, मैं पहले अपने सवाल को थोड़ा, अपने जवाब को थोड़ा स्पष्ट कर दूं केवल 30 सेकंड में, फिर मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूं। अगर हमारी पार्टी का इतिहास आप देखेंगे तो नेशनल एजेंडा ऑन गवर्नेंस की बुनियाद थी अटल जी ने जब 26 दलों का विराट मोर्चा बनाया था। उस समय भी हम अपनी असहमति से जो उस समय का एनडीए का लीडरशिप था उसको अवगत कराते थे और उसका सम्मान होता था। हालात बदले, 26 दलों का ये गठजोड़ नरेंद्र मोदी जी के समय आते आते आज पूरे देश में बिखर गया। कोई विश्वसनीय सहयोगी नहीं है। एक भय का वातावरण पूरे देश में है और जिस दम्भ और अहंकार के साथ क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने का आधिकारिक ऐलान यहां उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया, अलग अलग राज्यों में जिसमें महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश और जो झारखंड की कोशिशें हैं और हमारे यहाँ बिहार में भी पार्टी के अंदर एक शिंदे को पैदा करने की कोशिशें जारी थी।
तो इन सवालों को लेकर मुझे ऐसा लगता है ये कोई एक बारगी ऐसा नहीं हुआ है। हम अपनी प्राथमिकताएं पहले भी तय करते थे और अपने विचारों को स्पष्ट तौर पर नीतीश कुमार जी रखते थे। ठीक है, आज जो हालात हैं वो असामान्य हैं। ठीक है, आप इसको असामान्य हालात बता रहे हैं। के शर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगा। देखिए, आपने सुना क्या कुछ कह रहे हैं राजीव रंजन। नीतीश कुमार अगर ये कह रहे हैं कि मैं पीएम के लिए ख्वाहिशमंद नहीं हूं, तो क्या आपको उनकी बात पे भरोसा हो रहा है? जिस तरीके से आराम से इधर से उधर स्विच करते रहते हैं, पलटी मार लेते हैं। देखिए अखिलेश जी, ये नीतीश कुमार जी अपने राजनीतिक अस्तित्व की अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं और उसी की ये जो है दिल्ली यात्रा है। अभी ये कह तो रहे हैं कि मैं रेस में नहीं हूं, लेकिन वास्तव में नीतीश कुमार जी कंबल ओढ़ के घी पीना चाहते हैं और उन्हें अंदाज भी है कि विपक्ष ऐसा है जो जिस दिल्ली पर वो पहुंचे हैं, कंबल भी खींच लेगा और हाथ का कटोरा भी निकल जाएगा, नीतीश कुमार जी को पता नहीं लगेगा। आश्चर्य है कि किस पृष्ठभूमि से आज निकले हैं, वो किस तरह बिहार से, ये भी देखने लायक है। निकलने से पहले वो एक भ्रष्टाचार के सजा प्राप्त लालू यादव के चरण छू के निकल रहे हैं और राबड़ी देवी के, मतलब वो देश को बता रहे हैं कि मैं बिल्कुल से भ्रष्टाचार के साथ मैं संरक्षण के लिए खड़ा हूं। ये संदेश है पूरे आज देश को। और रही बात, ये उस दिल्ली में आ रहे हैं जहां पर फिर कभी ममता भी जब आई थी तो इसी तरह का हंगामा हमने देखा था। इसके बाद यहां तेजस्वी यादव भी घूम के गए। पवार साहब आए दिन महाराष्ट्र यहां केवल इसी के लिए आते हैं कि पीएम का कौन होगा। यहां हमने केजरीवाल जी बैठे हुए हैं पीएम और इस बीच सीधी तस्वीरें जरा हम दिखा दें दर्शकों को। एक मिनट मैं आता हूं आपके पास। के शर्मा जी, ये देखिए, जो मेल मुलाकात का सिलसिला है वो शुरू होता हुआ अब नजर आ रहा है। राहुल गांधी से नीतीश कुमार की जो मुलाकात होनी है, बस ये मुलाकात शुरू होनी है। गाड़ियों का काफिला जो आप देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि अब वहां पहुंच गए नीतीश कुमार। और आज की ये मुलाकात कई मायनों में अहम मानी जा रही है, क्योंकि 2024 की जो बिसात बिछाई जा रही है उसके एक बड़े और अहम किरदार है नीतीश कुमार। उनका क्या रुख रहने वाला है ये देखना बड़ा अहम होगा। और क्या एक तरीके से वो कोशिश कर रहे हैं, हालांकि वो कह नहीं रहे हैं, उनके पार्टी के लोग नहीं कह रहे हैं, लेकिन क्या उनका यह प्रयास है कि 2024 के चेहरे के तौर पर, विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर वो नजर आए? तो 2024 की सरगर्मी तेज हो गई है और नीतीश कुमार जिस तरीके से दिल्ली में है, विपक्ष के तमाम नेताओं से उनकी मुलाकात हो रही है। कई सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या 2024 की बिसात बिछाने लग गए हैं नीतीश कुमार। तस्वीरें अभी जो हमें मिल रही हैं वो आपको दिखाते हैं। राहुल गांधी से मिलने के लिए पहुंचे हैं नीतीश कुमार। राहुल गांधी से ही नहीं उनकी मुलाकात होगी, बल्कि विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात होनी है। और देखिए, ये 24 की 64 जिसे हम कह रहे हैं, उस पर किस तरीके से बिसात बिछाते हुए नजर आ रहे नीतीश कुमार। चुनाव से 2 साल पहले उन्होंने पार्टनर बदल लिया। जो शुरुआत हुई वो वहां से होती है। बीजेपी से उन्होंने बिहार में गठबंधन तोड़ दिया। पुराना जो उनका साथी रहा उसके साथ, आरजेडी के साथ उन्होंने वहां पर सरकार बना ली। आरजेडी के साथ नई सरकार बना ली नीतीश कुमार ने। और तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव का साथ भी उन्हें मिल गया है। जिस तरीके से उनकी मुलाकात हुई है उसके कई मायने, मतलब विपक्षी नेताओं से दिल्ली में उनकी मुलाकात हो रही है। आज राहुल गांधी से अभी मुलाकात हो रही है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। इसके अलावा भी अलग अलग जो विपक्ष के नेता हैं उनसे भी उनकी मुलाकात होनी है। इसके तमाम मायने मतलब है, उस पर तो हम बातचीत करें। लेकिन आलोक जी, सबसे पहले आपके पास अब मैं आना चाहूंगा ब्रेक के बाद, चूंकि राहुल गांधी जी से अभी मुलाकात होनी है नीतीश कुमार की। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से उनकी पार्टी के लोग और खुद नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कि पीएम पद के लिए उनकी दावेदारी नहीं है, सिर्फ विपक्ष को एकजुट करना चाहते हैं। थोड़ी राहत की सांस तो आप लोग ले रहे होंगे कि विपक्ष में पीएम के उम्मीदवारों की दावेदारी में एक नाम तो कम हुआ। देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस ने तो राहत की सांस ली ही है, लेकिन देश की गरीब जनता जो है वो राहत की सांस नहीं ले पा रही है। तभी कंबल और कटोरे की बात हो रही थी। देश के बहुत बड़े वर्ग को कटोरा पकड़ा दिया इस सरकार, और बीजेपी वाले कंबल ओढ़कर भी भाग नहीं पाएंगे 2024 आने दीजिए। एक तरफ नीतीश जी यहाँ पर आए और अखिलेश आनंद जी ने जो है वो काले कपड़े पहन लिए। अरे जादू क्यों नहीं कर रहे हैं कुछ अखिलेश जी? ऐसा तो कुछ मेरे नहीं कपड़े है। को मत जोड़िए भाई किसी चीज से आलोक जी, आप अपनी बात रखिए। मोदी जी का मामला है ना भाई, मोदी जी थोड़ा सा डरे हुए हैं आजकल काले कपड़ों से। खैर, मैं केवल ये पूछना चाहता हूँ, लगभग 350 सीटें हैं आज अलायंस के पास। बिहार से 39 सीटें आती, अकाली दल 4, शिवसेना से लगभग 20 सीटें इनको मिली थी। ये मिलाकर 65 से 75 सीटें तो अलायंस की कम होती और लगभग इतनी ही बीजेपी की कम होती। आज 225 और 200 सीटों के बीच में बीजेपी की एनडीए सरकार, मोदी सरकार बैठी हुई है। आज हम पूछना चाहते हैं, भाई आपने 10 साल तक सरकार चलाई, पहले आपने कहा 5 साल दे दो,
60 महीने दे दो, फिर चाहे चौराहे पर लिखा देना और चाहे नोटबंदी करवा लेना। खैर, आपने जो भी कहा वो सब देखा देश। अब तो 10 साल हो जाएंगे। अब आप किस बात पर वोट मांगेंगे? अब आपके साथ कौन है? भुखमरी आपने बढ़ा दी, 6.5 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन चले गए, महंगाई बेरोजगारी आसमान पर है, देश तो के ऊपर उनको 3 गुना उनको जनता कर्जा खारिज बढ़ गया। करके, आलोक जी आपके मुताबिक उन्हें अगर जनता खारिज कर देगी अगले चुनाव में, जैसा कि आपको लग रहा है, इतना असंतोष है अगर पब्लिक में, तो किसे चुन लेगी? क्या राहुल गांधी हो जाएंगे पीएम? देखिए, अभी वो समय नहीं है। कौन पीएम होगा? जिसके पास देश में ज्यादा सांसद होंगे वो पीएम होगा। नीतीश जी के पास ज्यादा होंगे, नीतीश जी भी हो सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं। ठीक है, तो चलिए एक फॉर्मूला तो आप बता रहे हैं, मुझे अच्छा लगा ये सुन के, जिसके पास ज्यादा सांसद होगा उसका पीएम होगा। प्रदीप जी, इतना आसान होगा क्या? आपकी समझ क्या बताती है? अखिलेश जी, छोटे में आलोक जी जल्दी से, कुछ और मेहमान है, जरा उनको भी जोड़ना चाहता हूं। हाँ, मैं केवल बीजेपी से ये पूछना चाहता हूं कि पैगासस की मार और रीढ़हीन बेचारा कुछ मीडिया का एक वर्ग डरा हुआ और हिंदू मुसलमान, इसके अलावा इनके पास बचा क्या है जिससे आधार पर वोट मांगेंगे? बता के जाइएगा के शर्मा जी, 1 घंटे का शो है। चलिए, तो मतलब इसके मुताबिक आपके लिए बड़ी उर्वर खेती होने वाली है ना 2024 में? फसल वोटों की खूब काटेंगे आप अगर इतना असंतोष है तो। प्रदीप जी, लेकिन आलोक जी जो बात कह रहे हैं, क्या आपको लगता है वोट में ट्रांसलेट कर लेंगे क्या? मैं उत्तर दे दूं? हाँ, मैं आता हूं, जरा प्रदीप जी को जोड़ने दीजिए मुझे। प्रदीप जी को जरा सुन लेते हैं। हाँ, शायद प्रदीप भी अपने साथ है नहीं, मुझे लगता है। कन्हैया जी, आप मुस्कुरा रहे हैं, कोई जवाब देना चाह रहे थे आप? ना, मैं क्या आप पूछ रहे थे कि कौन प्रधानमंत्री होंगे, वो जवाब दे रहे थे, बता रहे थे कि अभी इनका नीतीश कुमार ने वहां कह दिया कि हम पीएम के फेस नहीं हैं। तो नीतीश कुमार कब कहे हैं कि हम पीएम के फेस हैं? वो तो कभी बोले नहीं हैं। हम लोग जो अनुमान लगा रहे हैं कि पीएम के फेस हैं। हमको लगता है कि आपको अगर याद होगा तो 2013 सितंबर में जब उनका नाम आया आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि ये फेस होंगे, उसके पहले तो उन्होंने भी कभी नहीं कहा था कि हम प्रधानमंत्री के फेस हैं। या भाजपा की तरफ से भी जब सितंबर 13 में हुआ तब तैयारी तो ये 12 से ही कर रहे, तो अभी समय है। लेकिन हमको भी लगता है, मुझे अपना जो लगता है कि फेस वही होंगे। अब आपने देखिए 1977 में भी कोई फेस नहीं था, कौन फेस था? लेकिन कोई पीएम बना। 89 में भी कोई फेस नहीं था, लेकिन बीपीसी उभर गए, फिर भी कोई फेस रख करके नहीं, लेकिन यहाँ तो फेस ही फेस है सर। कन्हैया जी, यहाँ तो बात दूसरी है। अरविंद केजरीवाल है, ममता बनर्जी है, शरद पवार है, यहाँ तो फेस ही फेस है। राहुल गांधी हैं, नीतीश कुमार के अलावा ये सारे फेस ही फेस थे। 77 में भी फेस ही फेस थे, 89 में भी फेस ही फेस थे, चंद्रशेखर थे, बीपीसी थे, बहुत लोग थे। 77 में भी बहुत लोग थे, जगजीवन राम थे, चरण सिंह थे, मोरारजी देसाई थे, इतने लोग थे। तो उसी में से ये लोग चुनेंगे। अभी तो लड़ाई है कि एकजुट करें, इसके लिए पहल हो रही। जी, के शर्मा जी बोलिए, क्या कहना चाह रहे थे आप? हाँ, मैं आलोक जी का एक छोटा सा जवाब दे दूं। अभी वो बहुत गा रहे थे, ऐसी इनकी मैं बतौलेबाजी 2014 में भी सुना हूं। 2019 के पहले चुनाव में भी इसी तरह की बड़ी ऊंची ऊंची बातें, बड़े हाथ फेंक फेंक के ये हो जाएगा वो हो जाएगा करते रहे, और कंबल ओढ़ के कौन भागा? 2019 के बाद आलोक जी आपको याद होगा, 1 साल तक किसी चैनल में कांग्रेस का प्रवक्ता तक नहीं आया डिबेट करने। चूहे की तरह बिल में घुस गए थे आप लोग, जवाब नहीं था आप लोग के पास। 1 साल बाद लाश की राजनीति करने के लिए बाहर आए थे आपके प्रवक्ता को। तो कौन लेके भागा कंबल ओढ़ के? मैं आपको सुन लीजिए, सुन लीजिए, अभी अब मैंने नहीं बोला था, मैं आपके बीच नहीं बोला था, नहीं भागे हम, कुछ नहीं थे कहीं आप। 1 साल नहीं आए टीवी चैनलों पर। अरे आप 1 साल टीवी पे नहीं आए, मैं कह रहा हूं आपको, आप चुनौती देता हूं। नहीं जा रहे हैं अखिलेश जी, आप इनको बंद कराइए। सुबह एबीपी न्यूज पर अगले दिन सुबह रिजल्ट के समय थे आप, इसके बाद आप निकलवा लीजिए। अरे ये नहीं था, उसको छोड़िए ना। बात आज चर्चा जिस चीज पे हो रही है, अब आगे हम देख रहे हैं 2024 की तरह। ठीक है, के शर्मा जी, चलिए मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। तो कह नहीं सकते। ठीक है, चलिए इस तरह की टिप्पणी से हम बचे हैं। मुझे एक सवाल है, 1 मिनट। के शर्मा जी, प्रधानमंत्री ये क्यों कहते हैं कि भ्रष्टाचार की वजह से विपक्ष एकजुट हो रहा है? नहीं तो और क्या है? तो आप आज तो शुरुआत आपने देखी ना,
भ्रष्टाचार के सबसे बड़े प्रतीक जो थे लालू यादव, उन्हीं से तो आशीर्वाद लेके निकले हैं वो प्रधानमंत्री के दौड़ में। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि किसका क्या चीज का वो संरक्षण करने जा रहे हैं। लेकिन रही बात, अभी एक जो पत्रकार महोदय कह रहे थे, एक तो मैं बता दूं आलोक जोशी कि ये रणदीप सुरजेवाला का बयान है साहब, आप चिंता मत, 1 साल कोई नहीं आया था टीवी चैनल पे, आप लोग जनवरी में फरवरी में आए। लेकिन अब इसके बाद बताता हूं, सुन लो, मोदी जी की तरह मैं आपको बताता हूं। अरे मैं बता रहा हूं आपको, सुन लीजिए भैया, आपको पता, मुझे ही पता है कितना। अरे भाई मैं तो रोज बैठा हूं। पत्रकार महोदय चर्चा कर रहे थे, पत्रकार महोदय अभी जो बात इन्होंने कही बिल्कुल सही कहा कि एक करने एक लिखने। हमने इस विपक्षी एकता को देखा है। आपको अखिलेश जी बता रहा हूं, 2014 के वो दृश्य याद होगा जब विपक्ष एक हुआ था। आपको वो इसका कर्नाटका का भी वो दृश्य याद होगा बेंगलोर का, जब पूरे 17-18 लोग हाथ पकड़ के जो ऐसे बैर जो आपस में कभी मिल नहीं सकते, वो भी हाथ मिला लिए थे। उन लोगों ने भी वहां एक रैली की थी। फिर एक रैली कलकत्ता में भी आपको 2019 के पहले आपने देखा था, इसी तरह की बड़ी ऊंची ऊंची बातें की गई थी। लेकिन ठीक है आलोक जी, जल्दी से जवाब हालत पर खड़ा है, देखिए मुझे इसलिए खड़ा है केवल जाल में जैसे कछुए होते हैं ना, मुझे लगता उसी है तरह शर्मा जी को दूसरा टांग खींच लेता है, वही है। कर्नाटक में भी इनको हरा के पटक के फेंका राजनीतिक तौर पर, और वेस्ट बंगाल में भी पटक कर फेंका, और 2015 में बिहार में भी पटक कर फेंका। आपने नहीं फेंका, आपने नहीं फेंका, आपकी बिहार में कौन था? जमानत जब्त हो गई है बंगाल में, क्या बात बिहार में कौन था? आपने फेंका, आप कहां है वहां? न 3 में न 13 में, आप न 3 में न 13 में। यही तो बात है। ये जो दिन में सपना देख रहे हैं और कभी केसीआर को बुलाते हैं, कभी किसको बुलाते हैं, उनका सपना चूर चूर हो जाएगा। सभी लोग विपक्ष के लोग एकजुट होंगे। कोई ताला ऐसा बना है जिसका चाबी नहीं हो, हर ताले की चाबी है। तुष्टीकरण की राजनीति जो जितना करेगा वही प्रधानमंत्री के रेस में आगे बढ़ेगा। तो 24 के चुनाव के लिए नीतीश ने चला है दांव। दिल्ली में वो 3 दिन तक डेरा डालने आ गए हैं और इस समय उनकी राहुल गांधी से मुलाकात हो रही है। करीब आधे घंटे से राहुल गांधी से उनकी मुलाकात चल रही है। तो आपको बता दें, नीतीश कुमार और राहुल गांधी की पिछले आधे घंटे से बैठक हो रही है, मुलाकात चल रही है दिल्ली में। नीतीश कुमार विपक्ष के और भी कई बड़े नेताओं से मिलने वाले हैं। तो क्या ये 2024 की बिसात बिछाई जा रही है, उसी की दिशा में ये कदम? और क्या नीतीश कुमार ना कहते हुए भी अपनी दावेदारी कुछ इस अंदाज में पेश कर रहे हैं? क्या विपक्ष के लिए वो धुरी बनने का काम कर सकते हैं? विपक्षी एकजुटता को क्या वो बरकरार रख पाएंगे? क्या एक ही छतरी के नीचे सभी विपक्ष के नेताओं को ला पाएंगे? ये तमाम बड़े सवाल हैं। और इन सबके बीच ये ताजा अपडेट, ताजा जानकारी हम आपको दे दें। नीतीश कुमार की मुलाकात इस वक्त राहुल गांधी से हो रही है और इसी मसले पर हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ कई नेता मौजूद हैं। सीधे अब राजीव जी आपके पास में आना चाहूंगा और सवाल मेरा दरअसल ये है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी भ्रष्टाचार के आश्रय आप लोगों पर हमला कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि विपक्ष के तमाम नेता इसलिए एकजुट हो रहे हैं क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। आपको याद होगा जब लालू जी से यानी कि तेजस्वी यादव से पिछली बार अलग हुए थे नीतीश कुमार, तब भी भ्रष्टाचार की ढाल उन्होंने ली थी। क्या एक बार कहीं ऐसा फिर से तो नहीं होगा जो भ्रष्टाचार वाला डिस्कोर्स सेट किया जा रहा है, नीतीश कुमार यू टर्न ले लें? देखिए, सबसे पहले तो इनकी पार्टी का नाम तो हम लोगों ने लोटस लॉन्ड्री कर दिया है। लोटस लॉन्ड्री में जो धुलेगा, बेईमानी की कालिक भी मिटेगी और जो भ्रष्टाचार के दाग हैं उनका भी अता पता नहीं होगा। ये इनका नया विज्ञापन है और इस विज्ञापन के लिए जो कुछ भी इन्होंने किया असम में, वो 2010 का आप असम ट्रिब्यून की रिपोर्ट एक केवल पढ़ लीजिए, उसमें क्या क्या इन्होंने किया। बाजाप्ता एक बुकलेट इन्होंने छापा और गुवाहाटी और गोवा दो के वाटर स्कैम को लेकर के इन्होंने मुख्य आरोपी इन्होंने बनाया उनको, जो इनके तारनहार हैं और इनके वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वहां, हेमंता बिस्वा शर्मा।
उस बैठक में जो इनकी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हो रही थी, उस मीटिंग में आज के प्रधानमंत्री जी भी थे। 2 दिन तक पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग रुकी हुई थी। ये है इनका चरित्र, ये भ्रष्टाचार पर नसीहत दे रहे हैं। अब मैं दूसरी बात कहूंगा, येदियुरप्पा ताजा उदाहरण है, जिनको कोर्ट ने राहत दी है, बरी नहीं किया है। इन्होंने अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड का सदस्य बनाया है जी। पंकजा मुंडे से लेकर एक लंबी फेरिस्त है व्यापम को लेकर के। चलिए, तो मैं सवाल ले लेता हूं के शर्मा जी से। के शर्मा जी, ये सुनिए, ये जेडीयू के नेता तो आप ही लोगों के चाल चरित्र और चेहरे पर सवाल खड़े कर रहे हैं। 30 सेकंड दे दीजिए जल्दी से राजीव जी, फटाफट। नहीं, केवल 30 सेकंड आनंद जी। अखिलेश जी, केवल 30 सेकंड। देखिए, एक बड़ा सवाल क्या है, अभी तो लालू जी के बारे में बहुत लंबी चौड़ी बातें इन्होंने कह दी। लालू जी गठबंधन के नेता हैं, लेकिन किसी सरकार की अगुवाई नहीं करेंगे। लेकिन इनकी सरकार में राकेश सचान जी मंत्री हैं, सजायाफ्ता हैं, कोर्ट से फैसले की फाइल लेकर के भाग गए। इनके पास कोई न चाल है, न चरित्र है और चेहरा। ये कटोरा, इस देश को कटोरा नीतीश कुमार जी के हाथ में इन्होंने कटोरा कहा। ये जो संतुलन जो बिगड़ा है, ठीक है, बात और ये जो बदहवासी है, कुछ और मेहमान ये सत्ता से इनकी विदाई है, इसीलिए ये बदहवासी। के शर्मा जी, जल्दी से। देखिए, मैं केवल इतना कहूं, राजीव रंजन जी के पास आपके ही एक प्रश्न का जवाब नहीं है। आपने ही पूछा कि जिस तेजस्वी यादव को आपने ये कहते हुए कि आपके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है और आप जवाब नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैं आपसे सत्ता से अलग होता हूं और ये छोड़कर हमारे साथ आए थे। उसका भी मैं आपको जवाब दे देता हूं। यादव का प्रमाण मिल गया। राजीव जी, मैंने बीच में नहीं बोला। 8 साल से आपकी सरकार है, क्या साबित कर पाए? क्या साबित कर पाए तेजस्वी यादव के खिलाफ? बारी-बारी से बोलिए सर, बारी-बारी मीसा भारती के खिलाफ। सर बारी-बारी से बोलिए ना। के शर्मा जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। आलोक जी भी है मेरे साथ, कन्हैया जी भी है। हाँ, ठीक है, जल्दी से के शर्मा जी, जल्दी बोलिए सर। राजीव जी बौखलाइए मत, हताशा में मत आइए। आपको भी पता है कि लालू प्रसाद यादव को 22 साल बाद सजा हुई है। तो आपके बात 22 साल बाद। अभी तो आपने कटोरा पकड़ा दिया। इसलिए आप बीच में नहीं, आप बौखला रहे हैं, तभी बीच में चिल्ला रहे हैं, नहीं तो मैं तो आपके बीच नहीं बोला। आपकी बौखलाहट दिखा रही है कि आपके पास जवाब नहीं है बीच में। क्योंकि आज जो है नीतीश कुमार जो है वो ऑलरेडी आप भ्रष्टाचारियों के संरक्षण बन चुके हैं। क्योंकि जिससे यही दर्शाता है कि जिस ढंग से वो आज वहां से शुरुआत की और वही तेजस्वी यादव जिसके लिए वो एक कहते मंत्री के पास हटे, आप तो जवाब दे दीजिए हेमंत बिस्वा शर्मा पर। यही बौखलाहट है, केवल हिट एंड रन पार्टी है। आप हिट कीजिएगा और जल्दी कीजिएगा। तो बौखला रहे हो, चिल्ला रहे हो। चलिए, मैं जरा कन्हैया जी के पास चलता हूं। बिहार की राजनीति को बहुत सवालों का जवाब दीजिए। ठीक है कन्हैया जी, जरा एक बात बताइए। मैं जो बोल रहा हूँ मेरे को जवाब दीजिए। जल्दी बात पूरी कर लीजिए सर, 20 सेकंड में। तेजस्वी यादव क्या भ्रष्टाचार से बाहर हो गए हैं क्या? आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं उसी से जोड़कर सवाल पूछ रहा हूं। अब मेरा सवाल सर, एक मिनट, मेरा सवाल कन्हैया जी से मेरा सवाल है। कन्हैया जी, जो नीतीश कुमार लालू यादव के भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर यहां तक पहुंचे, सीएम की कुर्सी तक पहुंचे, सभी को यह पता है कि चारा घोटाले को लेकर कितना बड़ा आंदोलन किया नीतीश कुमार ने उसके खिलाफ में सुशील मोदी के साथ मिलकर, और उनकी राजनीतिक जमा पूंजी की बात करिए तो एक बड़ी जमा पूंजी उनकी यही रही, लालू विरोध। अब ऐसे में वो जनता को कहां तक कन्विंस कर पाएंगे जब उनके साथ हैं तो, और खासतौर पर भ्रष्टाचार वाले मुद्दे पर, लालू यादव के परिवार के भ्रष्टाचार वाले आरोप पर। देखिए, नीतीश कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई केस नहीं है, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई केस नहीं है। लेकिन भाजपा के बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे पूरे देश में जितने इनके विधायक हैं उसमें 117 लोगों के खिलाफ दिस और दैट केस चल रहा है। हेमंत बिस्वा शर्मा का लालू की बात कर रहे हैं, लालू यादव की बात मतलब नहीं है। लालू यादव जो घोड़ा है जो फेस होने जा रहा है वो नरेंद्र मोदी जी की ही तरह पाक और साफ है, इसीलिए उसको सामने रख करके लोग चुनाव में जा रहे हैं। मेरा कहना यही है। और बाकी भ्रष्टाचार की बात करेंगे तो हमाम में सब नंगे हैं। एज ए पत्रकार मैं देखता हूं कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसमें भ्रष्टाचारी न हो। मतलब भ्रष्टाचार मुद्दा ही नहीं है फिर तो भ्रष्टाचार सिर्फ कहने वाली बात है, कोई मुद्दा ही नहीं आपके मुताबिक? ना, भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं। हम लोग जानते हैं, यहाँ नहीं उतना बोल सकते हैं। हम भाजपा के भी बहुत सारे नेताओं को जानते हैं, सब पार्टी में वो वैसे लोग हैं, पूरे देश भर में है, बिहार में भी है।
तो उस पर क्या मुझे नहीं लगता है कि वो होने जा रहा है। इसीलिए देख रहे होंगे कि अब बिहार में भी ये लोग ज्यादा जो इश्यू बना रहे हैं। अभी एक मिनिस्टर को जो हटाए गए कार्तिक कुमार, तो वो क्रिमिनल केस में थे, उन पर अपहरण का मामला था, और बाकी दो इन्होंने बनाया है मुद्दा, वो भी उसी तरह के केसेस हैं। भ्रष्टाचार ये मुद्दा बना ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि हमारे भी जो मंत्री रहे हैं पिछली सरकार में, वो क्या क्या खेला किए हैं और कहाँ कहाँ। आलोक जी, क्या अभी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं क्या आलोक शर्मा जी कि भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है? तो मैं सोचता हूँ कि एक जांच एजेंसी के यहाँ फोन लगा ही लेता हूँ, उनसे पूछ लेते हैं। फोन लगा दिया है मैंने। हेलो, अरे भाई मैं बीजेपी से बोल रहा हूँ। ये देखिए ना जरा, देखिए ये आपकी वजह से हमारे 26 अलायंस पार्टनर थे 2014 में, ये ईडी सीबीआई ने सब भगा दिया, जीरो बचा हमारे पास। आप गलत कर रहे हैं। आप मुकुल रॉय, हेमंत बिश्व शर्मा, नारायण राणे, इनके यहाँ क्यों नहीं जाते हैं आप? वो आपके यहाँ वो मोदी साहब कह रहे थे चक्की पीसिंग एंड चक्की पीसिंग, उनके यहाँ क्यों नहीं गए आप लोग? अच्छा, उन्होंने सबने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। ओहो, हमें पता नहीं था जी। आलोक जी, अच्छा अच्छा, वकालत के साथ साथ एक्टिंग भी बहुत अच्छी करने लग गए हैं। नहीं, मुझे लगता है वो कह अच्छा ऐसा क्या? ये कह रहे हैं ईडी वाले कि बीजेपी के 96 सांसद ऐसे जिन पर हीनियस क्राइम है। फोनो जो सुन रहे हैं, के शर्मा जी जवाब दीजिएगा क्या? अरे सुनिए ना जरा भाई, ताली बजा रहे हैं, आप जवाब दीजिए जरा। बता रहे हैं, ये कह रहे हैं 96 सांसद ऐसे हैं बीजेपी के जिन पर हीनियस क्राइम है, लेकिन मोदी साहब ने मना किया हुआ है। साहब कहीं नहीं जाना, भाइयों बहनों मित्रों। चलिए, फोनो का जल्दी जवाब दीजिए के शर्मा जी। मुझे 600 करोड़ वोट मिला है। आलोक जी, हो गई बात आपकी जी। ऐसा है, मुझे अखिलेश आनंद जी, मुझे नहीं पता था कि आलोक शर्मा इतने बड़े नौटंकीबाज हैं। आलोक शर्मा इतने बड़े नौटंकीबाज हैं, कांग्रेस ने प्रवक्ता बनाया नौटंकीबाजों को शायद रखा हो। नौटंकी करने वाले इनको नौटंकी मुबारक हो इनको। लेकिन मैं ये बता दूं, ये भ्रष्टाचार पे एक शब्द नहीं बोल पाएंगे अखिलेश जी। तो देखिए, बात नहीं पहुंचेगी। मैंने नहीं बोला, इनको बंद कराइए, बंद कराइए। नीतीश को किसका साथ, किसका विश्वास, इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि अभी नीतीश कुमार की राहुल गांधी से मुलाकात चल रही है पिछले काफी समय से। इसके अलावा जब वो दिल्ली के दौरे पर हैं तो विपक्ष के और भी कई नेताओं से मिलेंगे। तो 2024 की ये पूरी बिसात बिछाई जा रही है। उसकी बाजी किसके हाथ लगेगी, ये सवाल तो बना हुआ है, लेकिन विपक्ष का चेहरा क्या नीतीश कुमार हो जाएंगे पीएम उम्मीदवार के लिए, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि दावेदार कई हैं। अब मैं बातचीत की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा के शर्मा जी, चूंकि कई सवाल आपके पास पहुंच गए हैं। और एक महत्वपूर्ण सवाल जो आप सुन रहे थे हमारे पैनलिस्ट को, उसमें बात यह कही जा रही है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आप लोग नीतीश कुमार को कम से कम नहीं घेर सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की अब तक बेदाग छवि रही है। उनके आसपास के लोगों पर भले हमले कर लीजिए, तो वो तो आपकी पार्टी में भी ऐसा है कि कई बीजेपी के नेताओं पर दाग लगे हुए हैं। नहीं, ठीक कहा आपने। लेकिन मैं आपको एक बात पहले बता दूं कि आपने जो आलोक शर्मा जी से पूछा कि आप भ्रष्टाचार पर क्या कहना चाहते हैं, तो आलोक शर्मा जी से आप क्या अपेक्षा करते हैं? जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों जो है भ्रष्टाचार के मामले में जेल से बेल में हो, भ्रष्टाचार के मामले में, उनसे आप भ्रष्टाचार के विषय में पूछ रहे हैं, जिनकी 2014 में सरकार ही गई इसी के लिए। तो इनके लिए तो भ्रष्टाचार कुछ नहीं है, ये तो पर्याय है कांग्रेस और ये पर्याय है। रही बात जो आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को कोई नहीं घेर सकता, मैं कहता हूं ठीक है, लेकिन आप जब भ्रष्टाचारियों के ग्रुप के ही हेड बनना चाहते हैं तो आप कैसे बच सकते हैं? आप यदि भ्रष्टाचारियों के ग्रुप के हेड हैं और हर जगह आपको ये दिख रहा है, और ऐसा कौन सा वो है कि क्या ममता बनर्जी के यहां आप नहीं देखे 2-2, 3-3 बंगले भरे हुए नोट मिले, कमरे कमरे में नोट भरे हुए, दुनिया ने नहीं देखा होगा इतना नोट जितना नोट वहां देखने को मिला। आप ऐसे ही तमाम आप घोटाले देख सकते हैं। तो आप ये सोचते हैं कि हम भ्रष्टाचार भी करेंगे और बच भी जाएंगे, ये संभव नहीं है। आप भ्रष्टाचार करेंगे तो कार्रवाई भी होगी। और आलोक जी, मैं आपको बधाई देता हूं, मुझे नहीं पता था कि कांग्रेस अब नौटंकीबाजों की भी भर्ती करके रखी है अपने यहाँ। आलोक जी जवाब दीजिए, जो नौटंकीबाजी करते हैं। जब सच्चाई सामने आती है तो नौटंकी लगती है। वो चक्की पीसिंग एंड नौटंकी। मैं जो कर रहा, सुनिए, जो मैं कर रहा हूँ सच्चाई बता रहा हूँ। आपका चेहरा दोगला जो है उसको बेनकाब कर रहा हूँ। वो जो पीसिंग हो रहा था ना, वो नौटंकी थी। और किस बोला था 700 पेज का वो कागज कौन लेकर विधानसभा में गया था? आज का आपका महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, वो नौटंकी कर रहा था।
लेकिन ठीक है, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। सारे भ्रष्टाचारी वॉशिंग मशीन में एलजी की धोल के वहां पर पहुंच जाते हैं, कमल का फूल और पूरे देश के फूल। आज बात ये नहीं, आज बात ये है अखिलेश जी कि 26 में से कितने दल इनके साथ हैं, आज क्यों नहीं है इनके साथ? विकास हो रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, सब दल क्यों छोड़कर भाग गए इनके? 35 रुपए में पेट्रोल दिलवा दिया इन्होंने, 35 रुपए का डॉलर करवा दिया, 600 करोड़ वोट मिल गए इनको, और पूरे कितना विकास हो रहा है चारों तरफ, फिर भी लोग छोड़कर जा रहे हैं। लाखों करोड़ की ड्रग्स मिलती है, लेकिन अभी वो फोन आया था मेरे पास दोबारा ईडी वालों का, वो फिर कह रहे थे, बोले सब गुजरात में नहीं, हमारी एंट्री बैन। ईडी वालों का फोन आपको भी आ रहा है आलोक जी? अरे साहब अभी आया था, मैंने फिर पूछा, बोले साहब वो सीबीआई डायरेक्टर की पेंशन तो आप लोगों ने बंद करवा दी ऐसे ऐसे कर करके, पेगासस पे एफआईआर के चक्कर में हमारी पेंशन और बंद करवा दोगे? मैंने कहा 100 से ज्यादा लोग गुजरात में कच्ची शराब पी के मर गए और बेशरम लोग शर्मा जी जल्दी से, फिर मैं बाकी लोगों के पास मैं केवल ये पूछना चाहता हूँ कि वहां पर ईडी सीबीआई भजन करने और वो मजीरा कर बजाने गई थी वहां पर ना, ऐसे ऐसे करके मजीरा बजाने लगती है जब बीजेपी का कहीं पर। ठीक है के शर्मा जी जल्दी से सर प्लीज, 30 सेकंड में अगर आप बोलते हैं। शर्म रखो। देखिए बिल्कुल दे रहा हूं, लेकिन इनको बंद करा दीजिए। मैं इनको, आलोक जी को इनका ज्ञानवर्धन कर दूं कि जो हमारे गठबंधन के दल के लोग छोड़ गए हैं उनको मुबारक, अच्छी बात। वो दल छोड़ के गए हैं ना, जनता छोड़ के नहीं गई है। उनके छोड़ के जाने के बावजूद हमको 2019 में 303 सीटें देकर जिताया है, बहुमत से कहीं ज्यादा। इसलिए हमको हमारे साथ जनता जुड़ी हुई है, हमारे साथ उसकी जरूरत नहीं। अब मैं दूसरी बात आपको और समझा देना चाहता हूं, जो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो आते हैं आपके यहां धुल जाते हैं। आप महाराष्ट्र की बात बता रहे थे, इसके बाद तो सरकार आपकी थी, आपकी सरकार थी तो आपके पास नहीं थे कागजात, किसी को आपने किया है वहां पर? क्या किया आपने 2.5 साल? नहीं 2.5 साल आपने वहां क्या किया? 2.5 साल वहां क्या मलाई काट रहे थे आपने? किसी एक आरोप, किसी एक के ऊपर आरोप लगाया हो, किसी एक के ऊपर के शर्मा जी बात कही। ठीक है चलिए, मैं थोड़ा सा इस टूटू में से बाहर निकलना चाहता हूँ। जनता के खून में अपने बारे में अपनी बात रखिए साहब, हम दूसरे को सुन पाएंगे। राजीव जी ठीक है सर, आपकी बात हो गई। राजीव जी छोड़ दिया, राजीव रंजन जी। अरे के शर्मा का बात करने के लिए भ्रष्टाचारी लोग। अरे एक मिनट सर, के शर्मा जी और आलोक शर्मा जी, हजारों करोड़ की कंपनियां सुन तो लीजिए के भाव अपने 2 मित्रों को बेच दी। सर कुछ और लोग भी हमारे मां बेटे को तो बचा नहीं पा रहे हो। ठीक है राजीव रंजन जी, के शर्मा एक और अहम बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दरअसल भले नीतीश कुमार बेदाग हों, लेकिन अगर उनके आसपास भ्रष्टाचारी हैं तो उन भ्रष्टाचारियों के ही तो रिंग लीडर कहलाएंगे। देखिए मैं समझ नहीं पा रहा हूं, ऐसे विरोधाभासी बातें केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कर सकते हैं। ये मैंने जो एक फेहरिस्त इनको बताई, उस फेहरिस्त के कुछ नाम मैंने बताए। इनके वंशवाद, इनके भ्रष्टाचार, इनके दागी नेताओं, इनके अगर मैं आंकड़े बता दूं तो एडीआर और जो आपके राष्ट्रीय अपराध अन्वेषण ब्यूरो के जो रिकॉर्ड्स हैं, उन रिकॉर्ड्स के हिसाब से सबसे ज्यादा दागी 1000 से ज्यादा एमएलएज इनके हैं। उन एमएलएज में कितने दागी हैं जरा इनसे संख्या पूछ लीजिए। और उन दागियों में केवल मैं इतनी बात कहूंगा कि महाराष्ट्र में 75% मंत्री दागी हैं, 20 में 15 मंत्री। इनके उत्तर प्रदेश में 22 मंत्री दागी हैं, गुजरात में 7 मंत्री दागी हैं, उत्तराखंड में 21 एमएलएज दागी हैं जिसमें 17 विधायक इनके हैं। अब वंशवाद की बात कीजिए, लंबी फेहरिस्त है। ये किसकी बात करेंगे? भ्रष्टाचार, वंशवाद, अपराध, और मुझे लगता है इन सवालों पर कोई नैतिक अधिकार इनका नहीं। और जनता को लेकर जो इन्होंने छल और प्रपंच किया है, 15 लाख आपके घर पहुंचा देंगे, 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, 8 साल में तो ये 16 करोड़ नौकरियों का बैकलॉग हो गया। ये कैसे लोग हैं? अच्छे दिन लाएंगे, नौकरी का दबाव तो वहां पर भी हो जाएगा। तेजस्वी यादव ने जो वादा कर लिया था 2004 में साइनिंग इंडिया में चले गए थे। लेकिन राजीव जी अब बिहार में भी नौकरी देने का दबाव है आप लोगों पर, तेजस्वी यादव जी वादा कर चुके हैं। देखिए बिहार में नौकरियां मिल रही हैं और बाजाप्ता ये 20 लाख नौकरियां अगर नीतीश कुमार जी ने तेजस्वी यादव के उस वायदे पर मुहर लगाई है, तो नीतीश कुमार जी ने अगर 7 निश्चय पार्ट 1 पार्ट 2, शराबबंदी, बिजली हर घर पहुंचाना, हर घर नल का पानी पहुंचाना, आप बिहार के रहने वाले हैं, उन्होंने जो भी वायदा किया है, पंचायती व्यवस्था में आरक्षण से लेकर, अति पिछड़ी जातियों से लेकर महादलितों के विशेष
सुविधाओं को लेकर उन सभी वायदों को जमीन पर उतारा है। इनसे पूछिए इन्होंने वायदों के बदले देश को क्या दिया है। आसमानी बताइए वायदे, के शर्मा जी, इलेक्शन वादों के कमीशन बदले को आपने तो देश को वायदों क्या का दिया? ऑडिट 5 करना काम गिनवा चाहिए। दीजिए, फिर चलता हूं कन्हैया जी के पास में। उन्हें 8 साल के क्या अचीवमेंट है नहीं, जिस पर आप पहले तो चुनाव में राजीव- जाएंगे? उत्तर दीजिए। नहीं, पहले मैं राजीव रंजन जी का जवाब दे दूं। बड़ी नौकरी की बात कर रहे हैं। अभी महज बने 15 दिन नहीं हुए सरकार, 2 बार प्रदर्शन हुआ। आपने वहां के विद्यार्थियों के लाठी मार मार के सर फोड़ दिए। जांच बैठाना पड़ रहा है आप लोग को। ये तो आपके यहाँ रोजगार की आप अभी परिचय दिखाए हैं मात्र 15 दिन के अंदर। रही बात आपसे सवाल का जवाब पूछा गया है, सुन लीजिए, सवाल के जवाब के बदले आप सवाल ही पूछते रहेंगे। आप बताइए ना 16 करोड़ आप सवाल नौकरियों का पूछने के लिए नहीं है। सुनिए, 16 करोड़ नौकरियों का हिसाब दीजिए। आप यहाँ पर 15 लाख रुपए घर में आपने पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया, ये बताइए। शांत रखिए, आपकी पोल खुलती है, चिल्लाने लगते हो। आप केवल पागल सवाल हो जाते हो पूछेंगे। आप। जैसे ही मैंने आपकी कहा आप heat and जैसे run party जैसे आपके ऊपर में Heat and run कलई party खोलता हूँ, है। चिल्लाने लगते हो आप। नहीं, नहीं, इसीलिए कोई मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आपको पार्लियामेंट जवाब में नहीं पार्लियामेंट में मैं बीजेपी इसलिए ने आपको एक जवाब बात दे कर दिया। रहा हूं। 22.5 करोड़ मैं एप्लीकेशन आपको आई और 7 पुनः इसलिए बता देना चाहता हूं। रही बात पार्लियामेंट आपने में जवाब वायदा दागियों की बता बात की दीजिए है, नीतीश कुमार जी ने किया दागियों हो की और बात उसको की है पूरा तो नहीं उसका किया। जवाब भी देता हूं। आपको मैं दागियों की भी बात बता देता हूं, आप शांति से सुन लीजिए कि अभी आपने जो मंत्रिमंडल बनाया है उस मंत्रिमंडल में 33% दागी है। 33% दागी मंत्री आपने बनाए और आपके कुल 55 पूरे देश भर में विधायक हैं। अरे इसके मैंने बिहार के आपको अलावा कहा कहीं कोई 75% आपके नाम है लेवा महाराष्ट्र अरे नाम लेवा नहीं है यार। महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल बाहर में बिहार के सिवाय 75% कहीं बाहर नाम लेवा नहीं है आपके आपका। 49% नाम लेवा उत्तर नहीं है प्रदेश बिहार में के है। सिवाय, तो आपको पास कहां 25% से आपके संख्या आएगी? गुजरात में है। कन्हैया जी, उत्तराखंड आइए के बहस में। 21 दागी आप विधायक कन्हैया बेलारी जी, 17 आपके लोगों की दागी। पार्टियां बनाई। कन्हैया जी, आप देखिए, भ्रष्टाचार की बात आप भ्रष्टाचारियों करते की हो। बात हो रही है। आप देश की राकेश जनता भी सिंह सुन रही होगी अभी बैठे एबीपी हो। न्यूज के माध्यम अभी से। आप राकेश दोनों सिंह तरफ से कई नाम गिनवाए जा रहे हैं, बैठे दोनों हो। तरफ से आपके लंबी बारे में फहरिस्त आपका है। क्या कहना तो है? सवाल मेरा ये है राकेश कि अगर सिंह भ्रष्टाचार ये चुनाव में मुद्दा नहीं होगा। एक मिनट सर, सुन लीजिए, नाम मुझे भी बोलने लेवा दीजिए, नहीं है। मुझे भी बोलने दीजिए कन्हैया जी। इस बहस अब दोनों में तरफ मैं से जब किस इतनी रूप में लंबी आऊं, लंबी मैं तो पहले फहरिस्त ही है। कह चुका हूं। हाँ, भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं होने जा रहा है। अभी वो बता रहे थे कि वेस्ट बंगाल में नोट जो है गड्डियां मैंने 50-60 करोड़ मिला। उत्तर प्रदेश भूल गए पीयूष जैन के यहाँ कितना मिला, वो किस पार्टी का था। 200 करोड़ कैश मिला था। मैं कहा ना 5 ही दिन पहले जमानत। ठीक है, तो जरा मुझे एक आखिरी सवाल, कन्हैया जी एक आखिरी सवाल, सर वक्त नहीं है कन्हैया जी, वक्त नहीं है, जरा ध्यान समाजवादियों का ही तो पैसा था। ध्यान से सुन लीजिए और सिर्फ कन्हैया जी जवाब दीजिए प्लीज। मैं ये पूछ रहा हूं कि तब फिर क्या बिहार का कौन सा मॉडल होगा जो लेकर नीतीश कुमार देश के सामने जाएंगे, जैसे नरेंद्र मोदी गुजरात का मॉडल लेकर गए थे देश के सामने। जैन के यहाँ उसके यहाँ पड़ गया था दूसरे पार्टी के जैन सवाल के मेरा यहाँ। नहीं सुन पा रहे, तो फिर क्या कन्हैया जी? कैसे किया गया ये सब लोग जानते हैं। ठीक है, कन्हैया जी आवाज आ रही है? मैं फिर कहता हूँ कि उस चलिए, शायद आप मुझे सुन नहीं पा भ्रष्टाचार रहे के हैं, मुद्दे पर हम वक्त नहीं है मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। नीतीश कुमार अभी राहुल गांधी से मिल रहे हैं, विपक्ष के कई और नेताओं से उनकी मुलाकात होगी, लेकिन बड़ा सवाल यह बना हुआ है क्या विपक्ष की तरफ से उनके नाम पर सहमति बन जाएगी कि हां 2024 में प्रधानमंत्री मोदी के सामने वो होंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।